चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही डरावनी कहानी के बारे में। पुराना पावर हाउस। हम लोग मिलकर इस कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें डर, अंधविश्वास और लॉजिक का टकराव कैसे होता है। तो चलिए इसके अंधेरे में एक साथ उतरते हैं। कहानी की शुरुआत पता है कहां से होती है? गांव के एक बुजुर्ग हैं रामू काका, उनके इन शब्दों से। ये शब्द ना नीमखेड़ा गांव के नस नस में जो खौफ बसा है उसे एकदम साफ साफ बता देते हैं। मतलब ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस गांव की सच्चाई है। वहां लोग घड़ी देखकर नहीं चलते, बल्कि उनके दिलों में जो डर है ना, वही वक्त बताता है। तो आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। बात हो रही है एक शापित गांव की, और ये गांव है नीमखेड़ा। सोचिए, एक ऐसी जगह जो हर रात बिना किसी वजह के एक अजीब से अंधेरे में डूब जाती है। तो नीमखेड़ा में आप समझ लीजिए जिंदगी इसी डर के साये में ही कटती है। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे गांव में एकदम मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है। और बिजली, वो हर शाम जाती है। पर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ये तो रोज की सच्चाई बन चुकी है, जिसे सबने अपना लिया है। और हाँ, वो पुराना पावर हाउस और उसके पास वाला कुआं, सूरज ढलने के बाद इन दोनों का नाम लेना भी समझ लीजिए गुनाह है। और अब इसी डर और अंधेरे के माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो की, समीर। शहर से आया एक नौजवान इंजीनियर, एकदम लॉजिक और साइंस पर चलने वाला बंदा। उसका काम एकदम सीधा साधा है। गांव की बिजली ठीक करनी है और इन अंधेरी रातों में रोशनी वापस लानी है। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। आप सोचिए, एक तरफ है समीर, जिसके लिए ये बस एक खराब ट्रांसफॉर्मर है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जो कहते हैं कि उस पावर हाउस की तरफ जो रास्ता जाता है वो मौत का दरवाजा है। मतलब साइंस और अंधविश्वास की आमने सामने की टक्कर। अब समीर तो ठहरा इंजीनियर, वो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा देता है। और यहीं कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से लौटना नामुमकिन है। तो अब हम आ गए हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, आधी रात की दस्तक। कल्पना कीजिए, समीर की पहली रात है। पूरा गांव सो चुका है, घना अंधेरा, और तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। गीले नंगे पैरों की धीमी धीमी आहट। पहले तो वो सोचता है, अरे ये मेरा वहम होगा। पर वो कहते हैं ना, डर का बीज तो उसके मन में उसी वक्त पड़ चुका था। और फिर रात के उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आती है। ठक ठक ठक। दरवाजे पर 3 बहुत धीमी दस्तकें। ये कोई जल्दी वाली दस्तक नहीं थी, नहीं, ये तो बहुत आराम से, जानबूझकर की गई एक डरावनी पुकार जैसी थी। समीर दरवाजा खोलता है तो सामने सोमेश नाम का एक लड़का खड़ा है, और उसका चेहरा इतना सफेद जैसे शरीर में खून की एक बूंद तक ना हो। वो कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है, मदद चाहिए। और रास्ता वही बताता है जिसके लिए गांव वालों ने मना किया था, पुराने कूड़े के पास से। समीर बेचारा मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़ता है। पर उस घने अंधेरे में उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। समीर के खुद के चलने की आवाज तो साफ आ रही है, पर जो सोमेश आगे आगे चल रहा है, उसके पैरों की कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रहा, हवा में तैर रहा हो। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ गई है। तीसरा हिस्सा, रूहानी सौदा। और मैं बता दूं, यहां समीर के सामने जो सच खुलेगा ना, वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक होगा। सोमेश समीर को एक टूटे फूटे खंडहर जैसे घर के पास ले जाता है। घर के ठीक बाहर एक बिजली का खंभा टेढ़ा होके गिरा पड़ा है, और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई है। वो जगह मतलब जिंदा लोगों के रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी थी। और घर के अंदर जाने से ठीक पहले सुमेश रुकता है और समीर से ये बात कहता है। ये एक तरह की चेतावनी थी, जो बता रही थी कि अंदर का नज़ारा बहुत खौफनाक होने वाला है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो समीर को देखनी थी। और फिर पर्दा उठता है असली कहानी से। पता चलता है कि सोमेश और उसकी माँ सालों पहले उसी गिरे हुए खंबे से करंट लगने की वजह से मर गए थे, और उस वक्त गांव का एक भी इंसान उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। अब उनकी आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब कोई और उस खंबे को छूकर अपनी जान देगा, अपनी बलि देगा। तो ये मदद का बुलावा नहीं था, ये एक सौदा था।
ये सच्चाई जानते ही समीर के तो होश उड़ जाते हैं और अब कहानी अपने चौथे और शायद सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है, मौत का कुआं। अब यहां से शुरू होती है समीर की जिंदा बचने की भागदौड़। समीर अपनी जान बचाने के लिए उस घर से पागलों की तरह भागता है और उसके पीछे सोमेश और उसकी मां की डरावनी हंसी गूंज रही है। अब वो रास्ता भी किसी भूल भुलैया जैसा हो गया है। वो जहां भी मुड़ता है रास्ता घूम फिर कर उसे उसी कुएं की तरफ ले आता है। और भागते भागते आखिर में समीर उसी कुएं के पास पहुंच जाता है जिसे गांव वाले क्या कहते थे, यम का द्वार। और ये कोई मामूली कुआं नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर पानी नहीं था, बल्कि एक काला सा धुआं और डरावनी फुसफुसाहटें बाहर आ रही थीं। कुएं के अंदर से जो आवाजें आ रही थीं वो आप समीर के थके हुए दिमाग पर हावी होने लगती हैं। वो उससे लालच देती हैं कि डर से आज़ादी मिलेगी, हमेशा की शांति मिलेगी। वो आवाजें एक तरह से उसे अपनी तरफ खींच रही थीं, मौत के मीठे जाल में फंसा रही थीं। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसका नाम है अंधेरे के साए। एक ऐसा अंत जहां कहानी भले ही खत्म हो जाए पर डर बाकी रहता है। अगली सुबह होती है, समीर अपने कमरे में नहीं है, गायब है। गांव वाले जब उसे ढूंढते हैं तो कुएं के पास कीचड़ में उसकी चप्पलें और उसका सामान मिलता है। और उस कुएं से उठती हुई तेज बदबू गांव वालों के सबसे बुरे डर को सच कर रही थी। और यहीं आता है कहानी का सबसे चिलिंग ट्विस्ट। गांव की जो पुरानी कहानी थी ना, वो अब हमेशा के लिए बदल गई। अब उस सुनसान रास्ते पर 2 नहीं बल्कि 3 परछाइयां घूमती हैं। समीर की रूह अब उन्हीं का हिस्सा बन चुकी है। कहते हैं वो 3 परछाइयां आज भी उस रास्ते पर भटकती हैं, एक नए शिकार की तलाश में। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या नीमखेड़ा का ये अंधेरा कभी खत्म होगा, या ये हमेशा एक और बलि का इंतजार करता रहेगा?